बदलते भारत की शान। हमारी धरती के लिए तापमान बहुत ज़रूरी है और शुक्र है कि हमारे पास सूरज है। अगर सूरज नहीं होता तो हमारी धरती एक बर्फ के गोले के समान होती। लेकिन इन दिनों तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और धरती धधक रही है। लेकिन इसके लिए हमारे सूरज चाचू जिम्मेदार नहीं है, बल्कि खुद हम इंसान हैं। हमारी जीवन शैली, हमारे क्रियाकलाप, हमारी लालच और हमारी लापरवाही धरती को आग के गोले में तब्दील कर रही है। और इस बढ़ते हुए तापमान से मनुष्य प्रभावित हो रहा है। हम काफ़ी परेशान हैं। इसके अलावा जीव जंतु, नदी नाले, यहाँ तक कि खेती पर भी इसका असर देखा जा रहा है। मानो पृथ्वी और प्रकृति हमें सचेत कर रही है, हमें एक तरीके से ये वार्निंग दे रही है कि संभल जाओ। अपने इस रौद्र रूप से पृथ्वी एक तरीके से करा रही है और बताने की कोशिश कर रही है कि अगर आप अभी नहीं संभले तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। और ये संकेत बाढ़, सूखा, इसके साथ साथ तेज़ हवाएं, वहीं कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर उपजाऊ मिट्टी अब रेतीली होती जा रही है। समुद्र का जल स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके साथ साथ कई ऐसे टापू हैं जो कि समुद्र में समाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पृथ्वी का ये रौद्र रूप और भयंकर हो सकता है। इसे हम एक ट्रेलर की तरह समझ सकते हैं और प्रकृति कह रही है कि अभी आप संभल जाओ, नहीं तो पूरी पिक्चर और भी ज़्यादा भयंकर हो सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन की। कैसे जलवायु परिवर्तन से प्रकृति पर प्रभाव पड़ रहा है, हमारा जीवन इससे प्रभावित हो रहा है। ऐसे में बहुत आवश्यक है कि सही समय पर सही कदम उठाए जाए और इस गलती को, इस भूल को सुधारा जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की। धरती के 3/4 हिस्से पर पानी है और बचे 1/4 पर जमीन। इस 1/4 के भी सिर्फ 30% पर 90% लोग रहते हैं। बाकी 70% पर या तो चितराई आबादी है या वहाँ कोई बसता ही नहीं है। जमीन के बित्ते बराबर टुकड़े पर इंसान ने जो जो कांड किए हैं, उनसे पूरी धरती जल रही है। तापमान नए नए रिकॉर्ड गढ़ रहा है। इस बार तो हद हो गई। हमारे देश में पारे ने कई जगहों पर हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। बेतहाशा बढ़ते तापमान के लिए इंसान खुद जिम्मेदार है। ये समस्या उसकी खुद की खड़ी की हुई है। गाड़ियों में इस्तेमाल हो रहे पेट्रोल, डीजल, वनों का बेरहमी से काटा जाना, तेज गति से बढ़ता उद्योगीकरण, शहरों में तब्दील होते कस्बे और कस्बों में बदलते गांव। इंसान जिन बातों को वरदान समझता था, आज वही अभिशाप बनकर उसका मुंह चिढ़ा रहे हैं। बढ़ते तापमान से हवा बदल रही है, पानी बदल रहा है और मिट्टी भी तब्दील हो रही है। कुल मिलाकर हम जलवायु परिवर्तन के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। और मनुष्य का जो एक्टिविटीज़ चल रहा है, जैसे हम ज़्यादा फॉसिल फ्यूल है उसको जलाते, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है या तो कोल है उसको जलाते आ रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो भी माइनिंग एक्टिविटीज़ होता है और इसके साथ साथ हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो भी कम होता जा रहा है। ये सब के वजह से, और कंस्ट्रक्शंस है, इंडस्ट्रीज़ है, ये सब के वजह से हमारा जो प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इसके साथ साथ जो जलवायु परिवर्तन जो गैसेस बोलते हैं, GHG, ग्रीन हाउस गैसेस, और ग्रीन हाउस गैसेस के वजह से हमारा जो एनर्जी जो सोलर रेडिएशन से आता है सूर्य से, वो हमारे पर्यावरण में, पृथ्वी के पर्यावरण में ट्रैप हो रहा है एनर्जी पूरा। जैसे हम ग्लास हाउस में जाते हैं तो गर्मी लगता है, ऐसे ही हमारा पूरा ये मान लीजिए पृथ्वी के ऊपर एक ग्लास बना हुआ है। इसके वजह से हम जो एक तरीके से हम एक ग्लास हाउस के अंदर ही अभी जी रहा है। और इसका परिवर्तन का हम आप भुगत रहे हैं हम लोग सब। अभी इस बार भी तो इतना हीट वेव चल रहा है, तापमान इतना बढ़ गया। और हीट वेव तो पूरा नॉर्थ इंडिया में बहुत जगह में है। हम दिल्ली में ही देखें तो आंकड़ा बोलता है कि 50 के लगभग डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। ये सब इसलिए हो रहा है कि हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है, ह्यूमन लाइफस्टाइल है, उसके वजह से हो रहा है। हम खेती में इस्तेमाल हो रहे रसायन
और चारागाहों की घास को चट करते जानवर भी हमारी प्रकृति को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं। उद्योगों और गाड़ियों से निकला धुआं वायु को गंदा कर रहा है। पेड़ों के कटाव और पशुओं के चरने से मिट्टी कमजोर हो रही है और वो बारिश के पानी के साथ बह रही है। नदियों में हम उद्योगों और घरों का निकला गंदा पानी डाल रहे हैं। अकेले यमुना की बात करें तो इसमें 1800 करोड़ लीटर घरेलू सीवेज और 300 करोड़ लीटर कारखानों का कचरा डाला जा रहा है। दूसरी बड़ी नदियों का हाल भी कमोबेश ऐसा ही है। जलवायु परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जो हमारे मौसम में दीर्घ काल में जो परिवर्तन होते हैं उसको हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं, जिसके कारण हमारी हवा, हमारा तापमान, हमारी वर्षा वो सब परिवर्तित हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी जो फसल उत्पादन है वो जलवायु पर सीधे तौर पर निर्भर करता है। अगर हमारी जलवायु में परिवर्तन होता है तो हमारी फसल की उत्पादकता, गुणवत्ता, न केवल फसल, हमारे मवेशियों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जब से दुनिया में औद्योगिक काल शुरू हुआ है, तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मानव प्रेरित ग्लोबल वार्मिंग के कारण हर 10 साल में पारा 0.2 डिग्री सेल्सियस की दर से उछल रहा है। इस हिसाब से उद्योग अब तक धरती की गर्मी में 2 डिग्री की बढ़ोतरी कर चुके हैं। 2011 से 2020 के साल इतिहास का सबसे गर्म दशक रिकॉर्ड किया गया। अगर यही हाल रहा तो चालू दशक और भी गर्मी देकर जाएगा। यूरोपियन कमीशन का कहना है कि इस तरह की ताप वृद्धि पर्यावरण और इंसानों की सेहत पर गंभीर असर डालेगी, बल्कि मुमकिन है कि वैश्विक पर्यावरण में खतरनाक और विनाशकारी परिवर्तन देखने को मिले। परिवर्तनों की बानगी अभी से नजर आने लगी है। आजकल ठंडे कहलाए जाने वाले इलाकों में भी लोगों के पसीने छूट रहे हैं। खास तौर से यूरोप के कई देश चिलचिलाती गर्मी के साक्षी बने हैं। भारत में भी इस बार मई के दौरान सामान्य से काफी अधिक दिनों तक लू चली और पारा नई ऊंचाइयों को छू गया। हमारे पूरे के पूरे भारतवर्ष में जगहों पे इतना तापमान नहीं हुआ था। अब इसकी बार आपको सब दिख रहा है कि कितना तापमान बढ़ रहा है। तो ये जो तापमान बढ़ रहा है ये इस तरह से, और खाली तापमान बढ़ना ही नहीं, इसके बाद बेमौसम की बारिश जो आती है, चक्रवाती तूफान हमारे आ रहे हैं, ये सब जो हैं ये सब जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे हैं। सो जलवायु परिवर्तन क्या है? जलवायु परिवर्तन में उसके कुछ मुख्य घटक हैं, जैसे कि पहला तापमान वृद्धि, दूसरा जो हमारी जो वर्षा है उसके जो किस तरह से वर्षा होती है, लगातार कभी बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है, कभी उसके बाद में कुछ समय तक बिल्कुल वर्षा नहीं होती, तो हमारी धान की खेती पे इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा हमारी जैसे चरम घटनाएं, चक्रवाती तूफान वगैरह, अंधेरियाँ, इस तरह से वो बहुत बढ़ती जा रही हैं। बड़ी तेज़ हवाएं हैं, जैसे कि आपकी गेहूं की फसल की कटाई के समय पे आप देखते हैं कि इतनी तेज़ अंधेरियाँ और तूफ़ान चलते हैं कि सारी की सारी हमारी फसल बिक जाती है और हमें काफ़ी नुकसान होता है। तो ये सब जो है हमारे जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे हैं। बढ़ते तापमान से ग्लेशियरों पर मौजूद बर्फ पिघल रही है। ये पानी समुद्र का जल स्तर बढ़ा रहा है। जो देश समुद्र किनारे हैं या टापुओं पर बसे हैं, उनके अस्तित्व पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता तेजी से समुद्र में समा रही है, इसीलिए अब वहां राजधानी को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात हो रही है। मालदीव दुनिया का सबसे निचला देश है, यह अब तेजी से समुद्र में समा रहा है। पर्यावरण बचाएं, धरती का कर्ज चुकाएं। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कृषि में किस किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जलवायु परिवर्तन से फसलों को सुरक्षित रखा जा सके। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे कृषि विशेष, एक छोटा सा ब्रेक। कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की, यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी, गली गली देखिए गली गली सिम सिम प्रतिदिन शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
जलवायु परिवर्तन की मुख्य वजह ग्रीन हाउस गैसेज हैं। उनमें से भी सबसे बड़ी भूमिका कार्बन डाइऑक्साइड की है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड की जो डेंसिटी थी वो औद्योगिक काल के स्तर से 48% ज़्यादा दर्ज की गई और इससे खेती प्रभावित हो रही है। आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। जिंदा रहने या स्वस्थ जीवन के लिए सब एक सीमा तक ही तापमान सहन कर सकते हैं। अगर तापमान सीमा लांघेगा तो बीमार पड़ना या समाप्त हो जाना निश्चित है। बढ़ते तापमान के लिए ग्रीन हाउस गैसें सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। हालांकि इन गैसों की एक निश्चित मात्रा पर्यावरण में मौजूद है, लेकिन पिछले कुछ दशकों के दौरान इंसानों के क्रियाकलापों ने इनकी मात्रा को बढ़ा दिया है। ये बढ़ी मात्रा ही पूरी समस्या की जड़ है। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो डर है कि कहीं पृथ्वी गैस चैम्बर बनकर न रह जाए। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये जो गैसें हैं हमारे वायुमंडल में वैसे भी पाई जाती है और इन्हीं की वजह से इनके कुछ जो इनकी सांद्रता है, जो कि कुछ हमारे जो धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर हमारे जो जिंदगी चलती है, जो हमारा सब पेड़ पौध जीव रहते हैं, वो सब इन्हीं की वजह से रहते हैं कि हरित गृह गैसें और हमारा तापमान एक नियंत्रण उसके तापमान के अंदर रहता है, ताकि सब वन हो, वृक्ष हो, पेड़ पौधे, नदी, सब कुछ आराम से, पशु मछलियाँ सब आराम से रह सके। तो उसके लिए हमें एक हरित गृह गैस का सांद्रता चाहिए होती है। जलवायु परिवर्तन की वजह से फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो रही हैं। बाढ़, सूखा, बेमौसमी बरसात और पाला जैसी मौसमी घटनाएं किसानों की मेहनत पर पानी फेर रही हैं। इसके साथ ही कृषि में कम बारिश की शिकायतें भी मिल रही हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो अकेले मध्य प्रदेश में 2050 तक गेहूं की पैदावार 23% और चावल की उपज 7% तक घट सकती है। दूसरी ओर हमारे पास जो बीज मौजूद हैं, उनमें से ज्यादातर के पास जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही मौसमी घटनाओं को सहन करने की क्षमता नहीं है। जैव विविधता को नुकसान के पीछे भी जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी ओर बाढ़ और तेज बारिश से उपजाऊ मिट्टी कटकर बह रही है। ये समेकित कृषि प्रणाली है, इसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एमिशन होता है, जो इस तरह की गैसेस हैं जो पर्यावरण में या बाद में जाके समस्या पैदा करती हैं और तापमान को बढ़ाने में जिनका योगदान रहता है, या जिनकी वजह से मौसम में अप्रत्याशित बदलाव आने लगते हैं। और कई बार किसान भाई हम लोग सोचते हैं कि ये कैसे हो रहा है, पहले तो कभी होता नहीं था, अभी एकदम टेम्परेचर 52 डिग्री 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और ऐसे मौसम में बारिश हो जाती है जब इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो कई तरह के जो है तनाव खेती बाड़ी में आते हैं, जिनको हम बोलते हैं जैविक तनाव और अजैविक तनाव। तो जब पर्यावरण में इस तरह से अवांछित बदलाव आते हैं, इन बदलाव की वजह से खेती में भी बहुत सारे अजैविक और जैविक तनाव आने लगते हैं, जिसमें कई तरह की बीमारी, खरपतवार, ये सब आते हैं। एक बार आइंस्टाइन ने कहा था कि यदि पृथ्वी से मधुमक्खियां खत्म हो जाएं तो मानव सभ्यता 4 साल में खत्म हो जाएगी। तो वो तो भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे, लेकिन वो भी जानते थे कितनी ज़रूरी है जैव विविधता। तो मधुमक्खियां जो हैं वो हमारे जितने भी जो महत्वपूर्ण जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं उनमें परागण करती हैं। ना केवल मधुमक्खियां, असंख्य कीट पतंगे वो हमारी फसलों में परागण करते हैं। जब तापमान बढ़ेगा तो उनके व्यवहार में कमी आएगी। आपको जानकर हैरत होगी कि खुद खेती भी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। खास तौर से कृषि के जो आधुनिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, उनसे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। कृषि क्षेत्र भी काफी बड़ा योगदान देता है इन हरित गृह गैसों में। जैसे कि कृषि क्षेत्र से 2 गैसें जो निकलती हैं वो हैं मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। मीथेन जब हम जल भर के खेती करते हैं तो वो जल भर के खेती करने से हमारा बहुत मीथेन का उत्पादन होता है। और जब हम आवश्यकता से ज़्यादा जो हमारे पौधे को चाहिए वो आवश्यकता से ज़्यादा हम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र लगाते हैं, तब हमारी नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ये 2 गैसें जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा उष्णता करती है हमारे वायुमंडल में। जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हमारे कारखानों वगैरह से निकलती है, उनके मुकाबले में मीथेन जो है वो उष्णता है, उसकी उष्णता का जो पोटेंशियल है वो 25 गुना है और नाइट्रस ऑक्साइड का लगभग 265 से 300 गुना है। तो एक कण आज निकला हुआ नाइट्रस ऑक्साइड का वो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में 250 से 300 गुना गर्मी पैदा करेगा।
पराली जलाना बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि इनसे निकलने वाला धुआं वातावरण को प्रदूषित करता है और आग मिट्टी में मौजूद मित्र कीटों के साथ साथ सूक्ष्म जीवों को भस्म कर रही है। इन सूक्ष्म जीवों का काम किसी भी खाद को नाइट्रोजन में बदलना है। इस तरह सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी के कारण मिट्टी को नाइट्रोजन उर्वरकों की बहुत अधिक जरूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ ही कृषि विशेष पर्यावरण बचाएं धरती का कर्ज चुकाएं में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे जलवायु परिवर्तन का हमारी फसलों पर प्रभाव पड़ रहा है। फसलों पर होने वाले इस प्रभाव को कम करने के लिए या फिर फसलों को इससे बचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही कृषि के क्षेत्र की भूमिका भी काफी अहम है। कैसे जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, देखते हैं कृषि विशेष। There are a number of new technologies that are going to have a revolutionary impact. Welcome to the first season of B Cubed, The machines are able to predict the sentiments in written language, where we uncover AI secrets. On human imagination, because that can never be replaced. Exploring electric vehicles, legal tech, and more. Huge new revolution of electric vehicles. AI technology changing lawyers' lives for 20 years. Painful log of cases that we have pending in our country today. Delving into health, food, and customer desires. We need to eliminate a certain class of foods. What people, customers, consumers want. The body healing itself. Yes. Confronting global challenges head-on. And the largest driver that would affect global warming. All diverse domain practitioners under one roof, engaging in groundbreaking discussions. Welcome to B Cubed, breaking boundaries with Sabir Bhatia. Watch B Cubed on every Friday at 7:30 p.m. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज के कृषि विशेष में हम बात कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन की और इसके होने वाले प्रभावों की। भले ही खेती जलवायु परिवर्तन की एक बड़ी वजह बन रही है, लेकिन इस समस्या को दूर करने में भी कृषि का क्षेत्र अहम भूमिका निभा रहा है। हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने दर्जनों ऐसे उपाय विकसित किए हैं जिससे इस समस्या का समाधान भी ढूंढा जा सके और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन की इस समस्या को कम भी किया जा सके। आइए देखते हैं। अगर हमें खेती को टिकाऊ बनाना है तो पर्यावरण को स्वस्थ रखना ही होगा। आज पर्यावरण काफी खराब हो चुका है। इसे फिर से पुरानी स्थिति में लाना इतना आसान भी नहीं है। ऐसे में कुछ उपायों के जरिए हम खेती को खराब जलवायु में भी उन्नत बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर समेकित कृषि प्रणाली। दरअसल कृषि के लिए मिट्टी, पानी और दूर से प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत होती है, लेकिन अभी जिस तरह की विधियां खेती में अपनाई जा रही हैं, उनमें 70% पानी और पोषक तत्व बेकार चले जाते हैं। समेकित प्रणाली इनके न्याय संगत इस्तेमाल के सिद्धांत पर काम करती है। ये हमारी जो प्रणाली है, समेकित कृषि प्रणाली 1 हेक्टेयर के एरिया में है। इसमें करीब हमने 10 घटकों का समेकन किया हुआ है, इंटीग्रेशन किया हुआ है। इसमें होता है क्या, एक जो घटक है उसका वेस्ट मटेरियल है, जो उसका जो बेकार चीज़ें हैं, वो दूसरे वाले घटक में एक इनपुट का काम करती हैं। जैसे कि हम बात करें पराली के बारे में, तो यहाँ जो भी क्रॉप रेसिड्यू होता है, फसल के अवशेष होते हैं, उनको हम या तो मल्चिंग के रूप में, एक जो है पलवार के रूप में खेत में इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि खरपतवार भी नहीं कम आते हैं और नमी का संरक्षण भी होता है। साथ साथ में जो स्वस्थ और अच्छे जो आपके मित्रवत जो माइक्रोब्स हैं, उनकी संख्या भी बढ़ती है। हम जान चुके हैं कि फ्लड इरिगेशन के कारण भूजल स्तर नीचे जा रहा है और ये पर्यावरण में मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ाने के लिए भी उत्तरदायी है। ऐसे में जरूरी हो गया है कि खेती बाड़ी में सूक्ष्म सिंचाई को ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाया जाए। सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों में अगर मल्चिंग को भी जोड़ लेंगे तो पानी की और भी ज्यादा बचत हो सकेगी। साथ ही इससे खरपतवार नियंत्रण में भी मदद मिलेगी और किसानों को अलग से खरपतवार नाशी रसायन डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप ये जो यहाँ देख रहा है, यही हम इसी अनुसंधान क्षेत्र में हम सोरगम के ऊपर किया है, बाजरा के ऊपर भी किया है। तो उसके बाद फिर सोरगम और बाजरा रबी सीजन में करने से बीच में जो काल चक्र है, उसको हमने ऐसा किया, जो फील्ड पी मटर को, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन मटर को उसमें किया है। तो यही इसका एडवांटेज, उसमें उनका आमदनी और भी बढ़ जाए, क्योंकि मल्च तो पूरा 1 साल के लिए उसका लाइफ है।
खेती में पानी बचाने का एक मॉडल पूसा के सस्य विज्ञान संभाग ने भी तैयार किया है। 1 एकड़ का मॉडल है और इस मॉडल में हमने इस चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन किया हुआ है कि कम पानी में हम अच्छी खेती कैसे कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर हम कई तरह के फलदार वृक्षों को लगाया हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे अनार है, मोरिंगा है, फालसा है, बेर है, आंवला है और साथ में अमरूद भी है। जब इस तरीके से हम इनकी जो फलदार वृक्ष हैं उनके साथ में जब हम खेती करते हैं तो होता क्या है कि इन पौधों का, खासकर जो फलदार पौधे, इनकी जो जल मांग है जो बहुत कम होती है और इसके साथ साथ में आप देखेंगे यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हम पानी की आपूर्ति करते हैं और साथ में हम बरसात के पानी को पूरे को यहाँ इकट्ठा करके एक तालाब में उस पानी को ड्रिप के माध्यम से पौधों को देते हैं। तो कम पानी में इन खास करके पहले जब पानी की समस्या है तो हम ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए जिनकी जल मांग कम है और उसमें जब हम जिसको हम बोलते हैं एग्री-हॉर्टी सिस्टम में क्या होता है कि फलदार वृक्षों के साथ में हम दूसरी जो है अपनी मौसमी फसलें हैं उनको लगाते हैं। इसमें हमारी जो सब्जी वाली फसलें हैं, दालें भी लगाते हैं, इसके साथ साथ हम तिलहनी फसलों का भी समावेश करते हैं। खेती बाड़ी में पराली की बहुत बड़ी समस्या है। एक अनुमान के मुताबिक देश में लगभग 70 करोड़ टन फसल अवशेष हर साल उत्पन्न होते हैं। इसमें से 10 करोड़ टन को खेतों में ही स्वाहा कर दिया जाता है। पराली जलाने से तापमान बढ़ता है, वायु प्रदूषण होता है और खेतों में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीवी मर जाते हैं, जबकि वास्तव में ये अवशेष अपने आप में शानदार खाद हैं। लेकिन समस्या ये है कि फसल अवशेष गलकर खाद बनने में काफी समय लेते हैं और किसानों के पास अगली फसल बोने के लिए इतना समय नहीं होता। ऐसे में उनके पास इसे जलाने के अलावा कोई और चारा नहीं। अन्न उपजाने के बाद जो कृषि व्यर्थ बचता है उसका क्या होगा, आज की सबसे बड़ी समस्या यही है। इसी समस्या का निस्तारण करने के लिए सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग ने एक डिकम्पोजर का आज़ाद किया है और हमने एक स्लोगन दिया है, जलाना नहीं गलाना है। इसका मतलब ये है कि आप अपने कृषि व्यर्थ को जलाएं ना, उसको व्यर्थ ना समझें, ये आपका वेस्ट टू वेल्थ है। कृषि व्यर्थ में ही सारे मुख्य आपके कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हैं। अगर ये कृषि में वापस चले जाएं तो ये कृषि का जो हमारी मिट्टी है उसका सुधार करते हैं। किसान भाई, हम चाहते हैं कि आप डिकम्पोजर का नाम आप सबने सुना हुआ है, पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल बहुत से किसान प्रयोग कर रहे हैं और पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल से आपको 10 से 12 दिन लगते थे जिससे कि आप कल्चर तैयार करते थे। लेकिन अब जो है पिछले 3 साल के बाद हमने पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल को एक वेटेबल पाउडर के रूप में जो है बना दिया है। ये रेडी टू यूज़, तुरंत घुलने वाला पाउडर है। इसको आपने सीधा पानी में घोलना है और अपने कृषि व्यर्थ में डाल देना है। पराली कहाँ जल रही है इसका पता लगाने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल हो रहा है। जिन इलाकों में इस तरह की घटनाएं होती हैं, वहीं पर सरकार सक्रिय हो जाती है और किसानों को पराली प्रबंधन के उपाय सुझाती है। दूसरी ओर धान सबसे ज्यादा पानी खर्चाने वाली फसल है, खास तौर से रुपाई के समय और फिर अगले 2 हफ्तों तक बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। हमारे वैज्ञानिकों ने अब धान की सीधी बिजाई वाली किस्में तैयार की हैं। इन किस्मों में आपको धान के खेत में पानी खड़ा रखने की जरूरत नहीं होगी। संरक्षित खेती से हमारे किसान अपनी फसलों को जलवायु परिवर्तन के असर से सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसी संरचनाओं के अंदर फसलें उगाई जाती हैं जहां पर तापमान को नियंत्रित रखा जा सकता है और साथ ही बाहर के तापमान का फसलों पर असर नहीं पड़ता। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन में संरक्षित खेती हमारे किसानों के लिए एक वरदान है। घटते बढ़ते तापमान और मौसम में उतार चढ़ाव का सबसे ज्यादा असर बागवानी फसलों पर होता है, खास तौर से सब्जियों, फलों और फूलों पर। संरक्षित खेती इन फसलों के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। किसान लो टनल, हाई टनल, ग्रीन हाउस या फिर नेट हाउस बनाकर इस तरह की खेती कर सकते हैं। अब इसमें वर्टिकल फार्मिंग का एक नया आयाम जुड़ गया है। संरक्षित खेती के कई उदाहरण हैं जिसके अंदर में कुछ संरक्षित स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे ग्रीन हाउस, नेट हाउस इत्यादि के अंदर में जो किसान भाई हैं वो उद्यानिक फसलें, खास करके सब्जी, फल, फूल, सीडलिंग्स, पौधे इत्यादि का
सालों भर उत्पादन करके अच्छी कमाई कर सकती है। तो वर्टिकल फार्मिंग है, इसका जो कंसेप्ट ये है कि इसमें कम से कम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए। तो कैसे किया जाए? तो ग्रीन हाउस के अंदर में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम वर्टिकल खेती करते हैं। इसका अंतर ये होता है कि आप मल्टीपल लेयर में, जैसे यहाँ पर 6 लेयर 7 लेयर में खेती करते हैं। और इस तरह की खेती में ये होता है कि जो आधुनिक तकनीक है, जैसे हाइड्रोपोनिक है, सॉइललेस फार्मिंग है, एक्वापोनिक्स है, एरोपोनिक्स है, इसका इस्तेमाल किया जाती है। इसके अलावा हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक और सॉइललेस तकनीक भी जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भूमिका निभा रही है। हाइड्रोपोनिक में खेती पाइपों के माध्यम से की जाती है। पाइपों में पानी भर दिया जाता है और उसी में सभी पोषक तत्व भी डाल दिए जाते हैं जो मिट्टी में मौजूद होते हैं। इस तरह मिट्टी का काम पानी करता है और इसमें बहुत ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती। इसे प्योर हाइड्रोपोनिक तकनीक कहते हैं, जिसमें जल और नियंत्रण का न्यूट्रिएंट का प्रवाह होता रहता है और इसके अंदर में प्योर हाइड्रोपोनिक खेती के द्वारा किसान भाई खेती कर सकते हैं। ये जो पौध का उदाहरण है, ये हमारे संस्थान में हमारी संस्कृति का एक बहुत ही कॉमन पौधा है जिसे हम बैजिल तुलसी कहते हैं। ये तुलसी इस तरह का होता है कि इसका पैदावार निरंतर होता रहता है और इसे खाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये प्योर हाइड्रोपोनिक तकनीक है। दूसरी तकनीक है जिसमें कि आगे हम देख सकते हैं, जिसे हम एक्वापोनिक तकनीक कहते हैं, जिसमें कि किसान भाई मछली और पौध का उत्पादन एक साथ कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी तकनीक है, ये नई तकनीक है जिसे हम एक्वापोनिक्स फार्मिंग कहते हैं। इसी कड़ी में एक और आधुनिक तकनीक है जिसे आप वहाँ देखेंगे, जिसे हम एरोपोनिक तकनीक कहते हैं, जिसमें कि पौध को हम हवा में उगा सकते हैं। तो पौध को हवा में उगाने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाया जाता है और तरह तरह के नोजल्स के द्वारा हम पौध में समय समय पर पानी और खाद का मिश्रण उसके जड़मंडली में डालते हैं और पौधा को हम उगाते हैं। इस तरह की आधुनिक तकनीक को एरोपोनिक तकनीक कहा जाता है। इसी कड़ी में एक और तकनीक होती है सॉइललेस फार्मिंग। आजकल जगह जगह पर सॉइल का जो नया रूप आ गया है, जैसे हम उसमें नारियल का भूसा है, वर्मीकोलाइट है, किसी भी जो पौध का जो अवशेष बचता है उसमें किसान भाई पौधे को खेती कर सकते हैं, जिसे हम सॉइललेस फार्मिंग कहते हैं। ख़ास करके हमारे देश में नारियल का भूसा जिसे कोकोपीट कहते हैं, ये बहुत ही लोकप्रिय है। तो इसे हम कंटेनर में डाल करके, गमले में डाल के खेती करते हैं और ये एक अच्छी तकनीक होती है। दुनिया में हर समस्या का समाधान है, जलवायु परिवर्तन का भी। लोग बढ़ते तापमान के प्रति सचेत हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। अनुसंधानों पर काम लगातार जारी है। आने वाले समय में पर्यावरण को बचाने के लिए और भी नई नई खोजें सामने आती रहेंगी, क्योंकि मनुष्य को भी ये पता चल गया है कि हमारा वजूद पर्यावरण से ही है। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष। पर्यावरण बचाएं, धरती का कर्ज चुकाएं। जी हाँ, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि अपने स्तर पर पर्यावरण के प्रति वो अपनी जिम्मेदारी निभाए, चाहे वो छोटा ही योगदान क्यों ना हो। चाहे वो हमारे किसान हो, छात्र हो, युवा हो, शहरों में रहने वाले युवा जो एमएनसी में काम करते हैं, हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कि उस बात को अपने जहन में रखें कि अगर प्रकृति है, धरती है, तभी हमारा वजूद है। इसी के साथ ही आज के कृषि विशेष में फिलहाल इतना ही। नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। अगर आपकी कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल ज़रूर करें, हमें पत्र भी लिखिए। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। कृषि विशेष के नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।